हेलो कक्षा 11 वालों, आपका ध्यान किधर है? आपका भौतिक विज्ञान इधर है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में कि गति के तीनों समीकरण का जो निगमन है वो समाकलन विधि से यानी कि कलन विधि से। और मेरा ये मानना है और गारंटी है कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आज के बाद दोबारा आपको इस टॉपिक पर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समाकलन विधि से बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि गति के तीनों समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। तो समय न लेते हुए शुरू करते हैं गति का प्रथम समीकरण और देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at होता है, यानी कि हमें कुछ भी करके वेग में, त्वरण में और समय के साथ ही चलना है। वेग के साथ चलना है, समय के साथ चलना है और त्वरण के साथ। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक वस्तु के वेग में अल्प समय dt में dv परिवर्तन होता है, यानी उसके वेग में थोड़े से समय dt में परिवर्तन में थोड़ा सा हो रहा है dv। तो समय के साथ जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो किसी भी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और इसका मतलब है कि तो वस्तु का त्वरण हो जाएगा a बराबर dv अपान dt, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। पक्षांतर करके यहां से dv का मान निकाल लेंगे, dt को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा dv बराबर a इंटू dt। अब चूंकि हमें समाकलन विधि का उपयोग करना है तो समाकलन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे, मान लेंगे कि समय t बराबर 0, यानी कि जब समय शुरू हुआ ही नहीं है तो हमारा वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग होगा। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं और हमको कहीं पे जाना है, तो अभी हम वहां जाने के लिए चल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा समय क्या? शून्य है और हमारा वेग प्रारंभिक वेग माना जाएगा, यानी वो क्या होगा? u होगा। इसे समीकरण नंबर 1 का निश्चित समाकलन कर देंगे। लिमिट क्या है? u से v तक, और समय की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे? 0 से t तक। समाकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं dv का मतलब है कि v के सापेक्ष क्या हो रहा है? समाकलन। तो जिसके सापेक्ष समाकलन होता है फार्मूला उसी में लगाया जाता है। तो जब समाकलन dv करेंगे तो आएगा v, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है अगर समाकलन dx है तो x आएगा, समाकलन dz है तो z आएगा, समाकलन dy है तो y, यानी कि समाकलन के बाद d के साथ जो भी होता है वही हमारा आता ही है। अगर समाकलन dA है तो केवल a आता है। इसी प्रकार समाकलन dv था तो कितना आया? v आया, और लिमिट क्या हो गया? u से v। यहाँ फिर हम लोग इस साइड देखेंगे तो dt है, यानी कि t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो t को छोड़कर कोई भी होगा हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बाहर निकाल लेंगे और a क्या हो गया? बाहर निकल के आ गया, और dt का कितना आ गया? t आ गया। लिमिट कितना है? 0 से t। तो होता है क्या? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो एक बार v का स्थान पे v रखेंगे, एक बार v का स्थान पे u रखेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। एक बार t का स्थान पे t रखेंगे और एक बार t का स्थान पे 0 रखेंगे, उनको भी आपस में घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? v बराबर u प्लस at, जो कि हमारा गति का प्रथम समीकरण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। चलिए अब हम लोग देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण, उसका निगमन कैसे किया जाता है कलन विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण निकालने के लिए जो उसका द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, यानी हमें s चाहिए, u चाहिए और हमें t भी चाहिए और a भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कोई गतिशील वस्तु है, उसका विस्थापन अल्प समयांतराल dt में ds हो जाता है, यानी कि उसका जो विस्थापन है कुछ समय बाद, जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं और कुछ समय बाद यहाँ आ गए, यानी कि अब क्या हुआ? अल्प समय में हमारा विस्थापन थोड़ा सा यहाँ से यहाँ हो गया, यानी कि ds हमारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वस्तु का वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना था? ds था। समय कितना था? dt। पक्षांतर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा v इंटू dt बराबर क्या हो जाएगा? ds। फिर v का मान हम लोग कहाँ से रख लेते हैं? समीकरण नंबर 1 से हम लोग निकाल चुके हैं। v बराबर होता है u प्लस at। तो जहाँ पर v था वहाँ पर कितना हो गया? u प्लस at हो गया। फिर हम लोग क्या किए? ब्रैकेट को हटाए तो dt का गुणा एक बार u के साथ हुआ और एक बार at के साथ हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना? समाकलन करना है। समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद आपको समाकलन ही करना रहता है, लेकिन उससे पहले लिमिट निकालना जरूरी होता है। और हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं? अगर इधर ds है तो जान लो कि s की लिमिट निकालनी है,
और इधर dt है, यहाँ भी dt है, इसका मतलब कि समय की लिमिट निकालनी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारा समय 0 है, जब हमारा t क्या है 0 है, तो हमारा विस्थापन भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जैसे मान लो कि आपको आपके ससुराल जाना है और आप खड़े होकर सोच रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं। तो जब आप इस मुद्रा में है ना, तो इसका मतलब है कि आपका टाइम भी 0 है और विस्थापन भी क्या है, 0 है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि ना तो आपका समय शुरू हो रहा है जाने का और ना तो आप विस्थापित ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब हमारा t बराबर 0 होता है तो विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। मान लेते हैं समय जब हमारा t बराबर t है तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, यस। यानी कि जब आप अपने ससुराल पहुंच गए तो आपका विस्थापन क्या माना जाएगा, यस, और समय क्या माना जाएगा, t। यानी कि हमें लिमिट मिल गई, यस का लिमिट हो गया, जो हमारी दूरी की लिमिट है वो 0 से यस तक हो गया, और जो समय की लिमिट है 0 से t हो गया। ठीक है, अब उस पर हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन। तो हम लोग जानते हैं कि ds का यस हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से यस। u को बाहर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि dt है लिखा है, तो इसका मतलब t के सापेक्ष समाकलन है, तो बाकी कुछ भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक होता है, बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0t और 0 से t और क्या हो जाएगा dt। ऐसे यहाँ पर a भी हमारा क्या है, नियतांक है, अचर है, उसको बाहर निकाल लिए हम लोग, हो गया 0 से t, और t पे इस बार हमारा समाकलन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर dt था तो t का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है कि जिसका भी समाकलन हम लोग करते हैं उसकी घात जितना भी हो, अगर उसकी घात 1 है तो उसमें एक जोड़ देंगे, घात 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, यानी जितनी घात है उस घात में 1 जोड़ देते हैं, फिर उसी घात को बटे में भी लिखते हैं। तो t की घात 1 थी तो 1 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगी t की घात 2 और बटे में भी कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, लिमिट। एक बार s का स्थान पे s रखेंगे, एक बार s का स्थान पे 0 रखेंगे और रख के घटा देंगे। ऐसे यहाँ पर t का स्थान पे एक बार t, एक बार 0 रख के घटा देंगे। ऐसे यहाँ पर भी एक बार t रखेंगे, एक बार 0 और रख के घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गति का तृतीय समीकरण होता है। तो देखो तृतीय समीकरण का जो हमारा गति का तृतीय समीकरण है वो क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यानी कि इसमें हमें प्रारंभिक वेग भी चाहिए, अंतिम वेग भी चाहिए और त्वरण भी चाहिए, और साथ ही साथ दूरी यस भी, यानी विस्थापन यस भी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु सूक्ष्म समय डेल्टा t में ds दूरी तय करती है। जब वस्तु सूक्ष्म समय dt में ds दूरी तय करती है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होता है, dv होता है। तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन dv हो गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। तो त्वरण a बराबर क्या होता है, dv अपान dt। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी a बराबर dv अपान dt। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड में अंश और हर में ds से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा dv अपान dt गुणे ds अपॉन ds। तो हम लोग क्या करेंगे, dv अपॉन ds को एक साथ करेंगे और ds अपॉन dt को एक साथ कर लेंगे, कि जिससे कि हमारा ds अपॉन dt वेग में परिवर्तित हो जाए। तो आ जाएगा a बराबर dv अपॉन ds और गुणे v, पक्षांतर करने के बाद मिलेगा a इंटू ds बराबर v इंटू dv। फिर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि जब हमारा समय t बराबर 0 है तो हमारा वेग क्या है, प्रारंभिक वेग यानी कि u है, और जब हमारा समय t बराबर t के बराबर होगा तो मान लेते हैं हमारा वेग अब अंतिम वेग हो चुका है, यानी कि v हो चुका है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो अभी हम चले ही नहीं हैं तो हमारा समय भी क्या है, 0 है, और साथ ही साथ हमारा वेग भी क्या माना जाएगा, प्रारंभिक वेग माना जाएगा। किंतु अगर हम कुछ दूरी चले गए तो यानी कि अब थोड़ा समय हम लिए, तो अब हमारा जो वेग होगा चलने की कुछ दूरी जाने के बाद तो वेग क्या होगा, अंतिम वेग होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। और इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का निश्चित समाकलन कर देंगे। लिमिट क्या होगा, 0 से यस होगा और u से v होगा। समझते हैं कि कैसे लिमिट लगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि जब हमारा विस्थापन क्या था, 0 था,
ठीक है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पर समय ना लें, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा विस्थापन कितना था, 0 था, तो उस पर वेग कितना है, u है। और जब हमारा विस्थापन क्या है, यस है, जब हमारा विस्थापन क्या है, यस है, तो उस पर वेग कितना है, v है। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से यस और यहां पर हो जाएगा u से v, यानी कि जब हमारा विस्थापन 0 है तो वेग क्या होगा, u। यानी अगर इस पे हम लोग समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग पहले क्या मान रहे थे कि t बराबर 0 पर वेग क्या होगा, u होगा, वैसे ही हम लोग मान सकते हैं कि s बराबर 0 पर वेग क्या होगा, u। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ds है तो इसलिए हम लोग s की लिमिट निकाल रहे हैं, और इधर dv है इसलिए हम लोग वेग की लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट मिल गई, 0 से s मिल गई और u से v मिल गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, a हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 0 से s इंटू ds। और यहाँ पर देखो dv का मतलब है कि v के सापेक्ष समाकलन, और अगर v के सापेक्ष समाकलन है तो v में फार्मूला जरूर लगेगा, तो आ जाएगा v²/2 और लिमिट हो जाएगा u से v। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अब जब लिमिट लगाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो एक बार s के स्थान पे s रखेंगे, एक बार s के स्थान पे 0 रखेंगे, ऐसे एक बार v के स्थान पे v रखेंगे, एक बार v के स्थान पे u रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा as माइनस 0 बराबर v²/2 माइनस u²/2। इनका हर एक समान है तो आ जाएगा v² माइनस v²/2 और फिर 2 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। पक्षांतर करने के बाद हमें मिलेगा v² बराबर u² प्लस 2as। तो अतः हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, इसलिए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। आप लोग जितना हमारा सहयोग करेंगे उतना ही हम आप लोगों का भी सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से ही हम लोगों को थोड़ी सी ताकत मिलती है और हम लोग और ऊर्जा से पढ़ाते हैं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।